नेक्स्ट दिया है सेक्शन 196 सब सेक्शन 4। बेसिकली देखा जाए तो अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर दी है कि एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाएगा ये बताया है। हेडिंग समझ में आ रहा है ना? कौन सा सेक्शन है बेटा? 196। सब सेक्शन कौन सा है? 4, है ना? क्या दिया हुआ है इसमें? एक तरह से प्रोसीजर दी है कि एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का, मैनेजर का अपॉइंटमेंट अपने को करना है ना, तो अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। तो पहला बोला है इन्होंने कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां पर? बोर्ड मीटिंग में। कैसे नहीं? आरबीसी से नहीं। पहला पॉइंट समझ में आया अपने को, है ना? तो जो मैनेजरियल पर्सन है, मैनेजरियल पर्सन मतलब याद आ गया ना, कौन कौन? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अब हमें इनका क्या करना है? अपॉइंटमेंट। तो इनके अपॉइंटमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इनके अपॉइंटमेंट की क्या होगी बेटा? जो इनका क्या होगा? जो रेम्यूनरेशन क्या होगा बेटा? जो इनको रेम्यूनरेशन दोगे? ये काम कर रहा है, इनसे पैसे लेंगे ना अपन, तो पैसे वैसे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, है ना? तो ये सब कौन डिटरमाइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सब कौन अप्रूव करेगा? तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए ब्रीफ करते हैं। क्या बोला है कि टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन। बोलो क्या क्या बोला हमने? एंड किसकी? होल टाइम डायरेक्टर की, और जिसका भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, इट विल बी अप्रूव्ड बाय कहां पर? अच्छा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती हर बार कि आरबीसी से नहीं। अगर आप सिंपली ये भी लिख दोगे ना, एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, जैसे इन्होंने भी नहीं लिखा कि आरबीसी से नहीं करना है, बट इन्होंने क्या लिखा है? एट अ, वो इंप्लाइड है कि कहां होना है, और अगर कहां होना है तो कैसे नहीं होगा। ये लिखने का तरीका सीखें। अपन ने लिख दिया ना एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, तो वो इंप्लाइड हो जाता है कि बोर्ड मीटिंग में होना है, मतलब कैसे नहीं होना है? आरबीसी से नहीं होना। पॉइंट आ गया समझ में? अब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट करते समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान रखना है कि सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 कंप्लाई होना चाहिए अपॉइंटमेंट करते समय। अच्छा, अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड कर रहा है? तो दैट टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एज वेल एज शेड्यूल 5। आपकी पहली लाइन लिखी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। फिफ्थ ये लिखा ना, मैं मेरे हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हूं चीजों को, कवर सारा करूंगा मैं, है ना? तो हमने बोला अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा। बोर्ड जब अपॉइंटमेंट करेगा तो उसे ध्यान रखना है कि जो अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट की एंड रेम्यूनरेशन जो है उसके लिए 196 तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो कंप्लाई करना ही है, एज वेल एज सेक्शन एंड ये भी कंप्लाई करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंशन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंशन करेंगे कि ये जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा? हम जो ये अप्रूव करवाया जाएगा। ये क्या करवाया जाएगा? किससे? शेयर होल्डर से। किससे? कहां पर बेटा? जनरल मीटिंग में। कहां पर? कौन सी जनरल मीटिंग? जो इमीडिएटली बाद में हो रही है अपॉइंटमेंट के। जैसे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट किया ना, तो आज के बाद इमीडिएटली बाद में जो भी जनरल मीटिंग होगी, आज के इमीडिएटली बाद में, जो इमीडिएट वर्ड दिया ना, अंडरलाइन किया उसको, तो आज अच्छा अपॉइंटमेंट किसने कर दिया बेटा? बट बोर्ड को अपॉइंटमेंट करते समय ये कंडीशन रखना पड़ेगी कि हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बट इस अपॉइंटमेंट को हम अप्रूव करवाएंगे। किससे अप्रूव करवाएंगे? शेयर होल्डर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगी कि दो वी आर मेकिंग अपॉइंटमेंट, बट दैट अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। दैट अपॉइंटमेंट इज subject to compliance of section 197 schedule 5 and approval of shareholder। कहां पर? held immediately after the appointment of managerial person।
तो आज बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट हुआ, 15 दिन बाद कोई जनरल मीटिंग हो रही है, उसमें परमिशन ले लो, 1 महीने बाद जो भी पहली इमीडिएट मतलब समझ में आया ना, तो उसके बाद जो भी पहली जनरल मीटिंग हो उसमें आपको किसकी अप्रूवल ले लेना है? शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेना है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? अब शेयर होल्डर की अप्रूवल आ जाएगी, है ना। फिर हमें ध्यान रखना है कि 197 और क्या कंप्लाई होना चाहिए? शेड्यूल 5 जो है ना वो 4 पार्ट में दिया है। शेड्यूल 5 जो है ना वो कितने पार्ट में दिया बेटा? पार्ट फर्स्ट जो है उसमें अगेन डिस्क्वालिफिकेशंस बताई है। पार्ट फर्स्ट जो है ना, काय का पार्ट फर्स्ट बेटा? हाँ, शेड्यूल 5 कितने पार्ट्स में दिया है? 4 पार्ट्स में दिया है। पार्ट फर्स्ट जो है ना, देखो इसे देखोगे उसमें तो ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना नोट्स में ना मॉड्यूल में, मिल सब जाएगा उसमें, बट एक बार यहां समझ लो, उसके बाद लिखा हुआ तो है, पढ़ सकते हो। प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी लिखा हुआ सब मिलेगा तुमको। तो हमने क्या बोला? शेड्यूल 5 कितने पार्ट्स में है? पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड विद, so when we are appointing any managerial person, then we will have to check that he is not disqualified as per part first of schedule 5। ये समझ में आया? फिर पार्ट सेकंड जो है ना वो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? तो हमने बोला था ना कि टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन कौन डिटरमाइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देखेंगे कि जो रेम्यूनरेशन है वो 197 भी कंप्लाई करता हो एंड शेड्यूल 5 का 5th का पार्ट सेकंड भी कंप्लाई करता हो। फिर पार्ट थर्ड में अदर टर्म्स एंड कंडीशन दी है। पार्ट थर्ड में अदर टर्म्स एंड कंडीशन दी है, जैसे पार्ट थर्ड बोलता है कि अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको किसकी अप्रूवल लगेगी? शेयर होल्डर। किसकी अप्रूवल लगेगी? एंड एक सर्टिफिकेट लेकर आपको फाइल करना पड़ेगा कि हमने जो अपॉइंटमेंट किया है वो शेड्यूल 5th की टर्म्स एंड कंडीशन, वो हम पढ़ेंगे सब। मैं एक जस्ट ब्रीफ बता रहा हूं, ये पूरा अपने को पढ़ना है, शेड्यूल 5 पूरा पढ़ना है अपने को, है ना। ये केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इसमें ये चीजें मिलेगी। एंड जो पार्ट 4th है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है किसी भी कंपनी को, इन प्रोविजन से क्या प्रोवाइड कर सकती है? एग्जम्पशन। तो वापस से हमने बोला शेड्यूल 5 कितने पार्ट्स में बेटा? वेरी गुड। पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड विद, शेड्यूल 5th ओनली बिकम्स एप्लीकेबल किसके ऊपर? मैनेजरियल पर्सन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? मैनेजरियल पर्सन मतलब 197 एंड शेड्यूल 5 केवल एप्लीकेबल होते हैं पब्लिक कंपनी पर, एंड वो भी तब जब किसका अपॉइंटमेंट हो? मैनेजरियल। ये भी मतलब आप ये लो किसके ऊपर? कि केवल पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अभी 197 स्टार्ट करेंगे, आप नोट्स में देखोगे उसकी पहली लाइन ये लिखी है 197 एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी पर एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर, है ना। तो ये दोनों ही केवल किस पे लगते हैं? पब्लिक कंपनी पर। किस पे लगते हैं बेटा? पब्लिक कंपनी पे लगते हैं, मतलब किस पे नहीं लगते हैं? प्राइवेट पर नहीं लगते हैं। जो 197 है बोलो क्या है? जो वो तो सारे डायरेक्टर्स पर एंड मैनेजर पर लगता है। जो 197 है वो तो सारे डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब पर लगता है। जबकि शेड्यूल 5 केवल किस पे लगता है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। वापस से 197 एंड शेड्यूल 5 become applicable only on 197 becomes applicable on all directors, MD, whole time director, non executive director, independent director, nominee director, ये director, वो director, सब पे लगता है 197 as well as मैनेजर पर। मैनेजर का नाम अलग से क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैनेजर का डायरेक्टर होना, याद आया क्या? मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी है क्या? इसलिए मैनेजर वर्ड बार बार अलग से आ रहा है। जबकि शेड्यूल 5 जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर नहीं लगता है। शेड्यूल 5 केवल एप्लीकेबल होता है एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरे किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे लगेगा? नहीं। जबकि 197 सारे डायरेक्टर्स पे लगता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव। मैं प्रोविजन स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बताया नहीं अभी तो 196 ही खत्म नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है अपने को? तो जब हम अपॉइंटमेंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? किसका? मैनेजरियल पर्सन का। आप चाहो तो स्टार्टिंग में ऊपर ही लिख देना कि प्रोविजंस आर रिलेटेड विद एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, और ब्रैकेट में हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज मैनेजरियल पर्सन। अभी आप शेड्यूल 5 चालू करोगे, उसकी दूसरी लाइन में यही मिलेगा लिखा हुआ। तो आप बिल्कुल बार बार ये 3 वर्ड लिखने से अच्छा है आप एक बार ऊपर लिख दोगे कि यहां जो प्रोविजन है हम किसके लिख रहे हैं? एमडी के, होल टाइम डायरेक्टर के और मैनेजर के, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज मैनेजर। कि इन तीनों के लिए हम एक कॉमन वर्ड ले रहे हैं, कौन सा? की मैनेजरल पर्सन मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने की मैनेजरल पर्सन लिख दिया तो उसमें सीईओ भी आ जाएगा, सीएस भी आ जाएगा, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन 3 की बात कर रहे हैं। ये प्रोविजन सीएस, सीईओ, सीएफओ के अपॉइंटमेंट पर नहीं लगते हैं। उनके अपॉइंटमेंट का एक ही सेक्शन था 203, खत्म हो गया, वो पढ़ लिया हमने। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो अपॉइंटमेंट कौन कर देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट की एंड कौन अप्रूव करेगा? क्या ध्यान रखेगा कि सेक्शन शेड्यूल 5 कंप्लाई हुआ हो, एंड मेंशन करना है कि अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर। कहां पर? कौन सी जनरल मीटिंग? सेंटेंस आप बनाओ, बट ये सब वर्ड आपको लिखना पड़ेंगे कि इमीडिएटली जो अपॉइंटमेंट के बाद हुई है। ठीक है। फिर हमने बोला कि हमें शेड्यूल 5 कंप्लाई करना है कि नहीं करना है? क्या कंप्लाई करना है? शेड्यूल 5 के कितने पार्ट हैं? ये आपके याद करने के लिए। आंसर में उतना ही लिखोगे आप जितना नोट्स में दिया है, वही वर्ड्स यूज करोगे जो नोट्स में दिए हैं। सेंटेंस आप अपना बना लो, सेंटेंस बनाने की मना नहीं कर रहा मैं। ये एडिशनल चीज जो मैंने बताई आपको, आप समझ रहे हो? ये एडिशनल चीजें जो मैं बता रहा हूं, अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना? बट लिखते समय ध्यान रखो, जैसा मॉड्यूल या नोट्स में दिया है वैसा आप लिखो, रट के नहीं। आप सेंटेंस खुद के बना लो, बट वर्ड्स वही यूज करना है जो नोट्स या मॉड्यूल के अंदर दिए हैं, जिसमें से भी आप पढ़ रहे हो। ये समझ में आया अपने को, है ना? तो शेड्यूल 5 की कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए, शेड्यूल 5 की। अब अगर हमने जो अपॉइंटमेंट किया है, हमने क्या किया बेटा? जो वो शेड्यूल 5 के, बोलो बच्चों, शेड्यूल पार्ट 1 की कंडीशन कंप्लाई नहीं करता है। मैं बाकी 3 पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां साफ साफ लिखा होगा तीसरे पॉइंट में, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 196 सबसेक्शन 4 जो अपन पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा पॉइंट आप पढ़ोगे, उसमें क्लियरली मेंशन है। क्या लिखा है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। It means they are not talking about whole schedule 5th. They are specifically focusing on part 1 of schedule 5th. कि अगर हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा? And that appointment is against the provision of part 1 of schedule 5th. Part 1 is related with part 1 is related with. So if we are appointing a person as a managerial person, but he is disqualified in terms of part 1 of, we need approval of central government. हमें किसकी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। आप समझ रहे हो? इसमें चेंज हुआ है बेटा। पहले ये होता था कि शेड्यूल 5, पहले मतलब 6 महीने पुरानी बात भी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। पहले ये होता था शेड्यूल 5 की अगर कोई सी भी कंडीशन आप कंप्लाई नहीं करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से हो जाता था। बट अब
उन्होंने डिवाइड कर दिया है। शेड्यूल 5 का अगर पार्ट फर्स्ट कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आप कर सकते हो। इट मींस बाकी पार्ट अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हो आप अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर परमिशन नहीं मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब प्रोविजंस क्या किए जा चुके हैं, चेंज। फिर समझना ये चेंज ज्यादा पुराना नहीं है, एंड इस चेंज के अकॉर्डिंगली यही बोला है कि पार्ट फर्स्ट जो है शेड्यूल 5 का वो अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है देन यू कैन obtain approval of central government, and if central government permits you, you may appoint that person. बाकी 3 पार्ट के लिए कुछ नहीं बोला है। इट मींस ये 3 पार्ट आपको कंप्लाई करना ही पड़ेंगे, और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हो आप उस पर्सन को मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पूछ रहा हूं यार कुछ। हाँ, तो क्या बोला अपन ने? शेड्यूल 5 का अगर कंप्लाई तो हमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए सेक्शन 201 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने कैसे लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए क्या करना है, इसके लिए सेक्शन 201 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं, है ना। बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए हम फॉर्म नंबर MR2 में अप्लाई करेंगे। कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे? MR2 में अप्लाई करेंगे, है ना। 60 डेज में करेंगे, सॉरी 90 डेज में करेंगे। अपॉइंटमेंट से कितने दिन में करोगे? मतलब प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये मतलब हुआ? हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट करने के बाद कितने दिन में अप्लाई करेंगे? कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? किसको अप्लाई करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल 5 की कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई है तो करेंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को? ये अप्लाई करने से पहले आपको एक जनरल नोटिस देना पड़ेगा मेंबर को। ये अप्लाई करने से पहले आपको एक जनरल नोटिस पब्लिश करवाना पड़ेगा। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। उस नोटिस के अंदर क्या रहेगा हम बताएंगे। नेचर ऑफ एप्लीकेशन। नेचर ऑफ एप्लीकेशन बताएंगे मतलब हम बताएंगे कि हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किस पर्पस से दे रहे हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन में से कौन सा ऐसा पॉइंट था जो हमने कंप्लाई नहीं किया, एंड फिर भी हमें लगता है कि इस पर्सन को मैनेजरियल पर्सन बना लेना चाहिए। सो वी हैव टू डिस्क्लोज नेचर ऑफ एप्लीकेशन। नेचर ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? हम यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को MR2 में अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करेंगे मतलब एप्लीकेशन दिए ना, तो वो एप्लीकेशन का पर्पस क्या है वो आप मेंबर्स को बताओ। कैसे बताओ? जनरल नोटिस के थ्रू। वो जनरल नोटिस क्या करवाओ? पब्लिश करवाओ। कौन सी लैंग्वेज में? वही एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक रीजनल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर और एक रीजनल या वर्नाक्युलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, जिसका सर्कुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट में हो जहां पर कंपनी का क्या सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कहानी तो बचपन से पढ़ रहे हैं अपन कि कोई भी पब्लिकेशन देना होता है तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक रीजनल या लोकल लैंग्वेज का लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, जिसका सर्कुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट में हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है। ठीक है। एंड हमने ये पब्लिकेशन किया है, ये पब्लिकेशन हमने क्या बोल रहा हूं, इसका प्रूफ इसके साथ अटैच करना। क्या प्रूफ? ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगाना, स्कैन करके इस एप्लीकेशन के साथ बताना ये देखो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के अंदर हमने आपके 201 के हिसाब से आपने बोला था पब्लिश कराने का, हमने सब पब्लिश करा दिया। ये पब्लिश करी हुई चीजें। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? एक सर्टिफिकेट भी लेंगे जिसमें बता देंगे कि 201 के प्रोविजन हमने क्या किए हैं, कंप्लाई किए। ठीक, बीच के सेक्शन है बट क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से रिलेटेड था इसलिए मैंने यही बता दिया है ना। अब
रिपीट करते हैं। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब लगेगी? जब हम शेड्यूल वाली कंडीशन कंप्लाई, हाँ, अप्लाई कौन से फॉर्म में करोगे? कितने दिन में? कब से? इट मीन्स प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है? किसके लिए क्या करवाएंगे? नोटिस में क्या बताओगे? नेचर ऑफ एप्लीकेशन मेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट नोटिस विल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन एनी इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज इन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द where registered office of the company is situated, and proof of such publication will be, ये पॉइंट आया समझ में अपने को? हो जाएगा यहां तक? अब ये केवल 4 पॉइंट थे आपके, 4 लाइन थी जो ये इतना सारा अपन ने समझा है ना, बट लिखने में आपको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से नोट्स में दिया। मर्ज करें यहां तक पूरा अपन? चले, तो हमने क्या बोला? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? वेरी गुड। अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय, कहां पर, कैसे नहीं? अब ये समझ में आ रहा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, तो उसमें वो चीज कवर हो जाती है ना। फिर क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट की विल बी अप्रूव्ड बाय सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ, हाँ, एंड अप्रूवल ऑफ कहां पर? हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर सच अपॉइंटमेंट। इफ अपॉइंटमेंट इज इन कंट्रावेंशन ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ, देन अप्रूवल ऑफ, फॉर टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वी नीड टू मेक एन अंडर MR2। ठीक है, before making such application there will be published in the newspaper having circulation in the district where one is, another one is, that will be published for member। ठीक है, and proof of such publication will be attached with, ये आप पॉइंट अपन ने सारे कवर कर लिए, सेंटेंस अपन ने अपना बना लिया, रटने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं। लीगल वर्ड यूज करना पड़ेंगे, अगर लीगल वर्ड यूज नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस आप अपना बना लो, प्रेजेंटेशन आप अपना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे इन्होंने तो ऐसे स्टार्ट किया, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, ये समझ में आ रहा ना? तो आपको जैसा लिखना है आप लिखो, चीजें सारी कवर होना चाहिए, मीनिंग आपका कैसा होना चाहिए? क्लियर। ठीक है, अब हमें बोर्ड मीटिंग भी करनी है एंड जनरल मीटिंग भी करनी है, नहीं क्या? पहले क्या करोगे? किसकी अप्रूवल? फिर किसकी अप्रूवल? फिर अगर रिक्वायर्ड है तो एक मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर लेंगे, उनको तो एप्लीकेशन दे देंगे। ठीक है, ये कंडीशनल है, बट वो 2 तो मैंडेटरी है नहीं। अब बोर्ड मीटिंग का क्या दोगे? जनरल मीटिंग का भी क्या दोगे? नोटिस के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशन, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड चीजें, एंड जिसे हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ मैनेजरियल पर्सन, जिसे हम, क्या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या किसी डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? 184 याद आया? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर होता है ना। तो बस अगर किसी डायरेक्टर का क्या है? इंटरेस्ट है, बोलो बच्चों, अगर किसी, बता दो। तो जब आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस इश्यू करोगे, आप जनरल मीटिंग का नोटिस इश्यू करोगे, बोलो बच्चों, जब आप, और आप किसका नोटिस इश्यू करोगे? तो नोटिस के साथ आपको सारी चीजें बता देनी है, उस मैनेजरल पर्सन के बारे में, किसी का कोई इंटरेस्ट था तो उसके बारे में। ये पॉइंट आया समझ में? तो कि हम किसके अप्रूवल ले रहे हैं?
किसकी अप्रूवल ले रहे हैं? ये होता है इसी पर्पज से है कि अगर किसी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन है ना, तो वो अपने ऑब्जेक्शन किसके पास रजिस्टर्ड करा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब हमारी एप्लीकेशन सुनेगी ना, और आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भी सुने ना, तो आप आ जाओ। जनरल नोटिस पब्लिश करवाने का पर्पस ही यही है कि हम उन्हें बताना चाहते हैं। हमने बताया नेचर ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं, वो अपोज करें या फेवर करें कि तो क्या है, नोटिस के अंदर बता देंगे अपन। देन सबसेक्शन 4 खत्म नहीं हुआ है अभी। अपॉइंटमेंट करने से 60 दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट करने से आरओसी को नहीं बताओगे कि हमने मैनेजरल पर्सन का अपॉइंटमेंट किया। MR1 अपॉइंटमेंट करने से 60 दिन के अंदर MR1 में एक रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल किया जाएगा। वापस से क्या बोला है? अपॉइंटमेंट करने से कितने दिन में? 60 डेज में क्या फाइल करना है? एक रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन। कौन से फॉर्म में? MR1 में। कौन से फॉर्म में बेटा? किसको फाइल करेंगे? जरूरत ही नहीं बोलने की, आरओसी को करेंगे। ठीक है, पहले MR1 KMP के लिए जाया करता था। किसके लिए जाता था? अब MR1 केवल MP के लिए जा रहा है। MP के लिए मतलब केवल MD, फुल टाइम डायरेक्टर, और जबकि पहले ये CS, CEO और CFO के लिए भी जाता था, अब नहीं जा रहा है। मेरे नोट्स से अगर पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा है मैंने ब्रैकेट में साफ साफ, वो भी इटैलिक में, कि नॉट फॉर CS, CEO एंड CFO। पहले जब 2013 में ये एक्ट बना था तब सबके लिए MR1 फाइल करते थे, बट बाद में चेंज करके बोल दिया MR1 विल बी फाइल्ड फॉर मैनेजरियल पर्सन ओनली। मतलब MD, फुल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। CS, CEO, CFO इनके लिए फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आ गया समझ में? तो अपॉइंटमेंट करने से कितने दिन में? एक रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन। कौन से फॉर्म में? किसको फाइल करेंगे? फाइलिंग फीस के साथ। किसके साथ? ये तो लिख दिया करो बेटा, हर फॉर्म के साथ लिख दिया करो, बोले चाहे कोई नहीं बोले, फाइलिंग फीस के साथ। ठीक है, इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट देना है। इसके साथ आपको क्या देना है? एक सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट किससे लेंगे? कंपनी के ऑडिटर से, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से, और कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो क्या है बेटा, ये किससे लेंगे हम? कंपनी के ऑडिटर से, या किससे? कंपनी के, कंपनी का CS मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला CS, और अगर कंपनी में CS तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। किससे लेंगे बेटा? क्या सर्टिफिकेट लेना है? कि जो हमने अपॉइंटमेंट किया है वो शेड्यूल 5 की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली किया है, ऐसा पार्ट 3 में लिखा है। जो पार्ट 3 है ना, टर्म्स एंड कंडीशन वाला, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब अपॉइंटमेंट आप करोगे ना, तो अपॉइंटमेंट करने के बाद आपको क्या लेना है? एक सर्टिफिकेट। क्या लेना बेटा? एक। वो सर्टिफिकेट आप किससे लोगे? या तो कंपनी के ऑडिटर से, नहीं लेना उससे कंपनी के CS। कंपनी का CS मतलब जॉब वाला, कंपनी का CS मतलब, और अगर कंपनी में CS अपॉइंटेड तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। किससे बेटा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन है CS को। ठीक है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं ले सकते। ये सर्टिफिकेट केवल किससे लेना है? प्रैक्टिसिंग CS। अब वो क्या सर्टिफिकेट लेना है? वो सर्टिफाइड करेगा। क्या सर्टिफाइड करेगा? कि हमने ये जो अपॉइंटमेंट किया है वो 197 भी कंप्लाई है, शेड्यूल 5 की चारों चीजें कंप्लाई हैं, इस बात का वो सर्टिफिकेट देगा। एंड उस सर्टिफिकेट को जब आप ये रिटर्न फाइल करोगे, उस सर्टिफिकेट को जब आप ये उस रिटर्न के साथ ये सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। नहीं
तो आरओसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने शेड्यूल 5 के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया है? हो सकता है हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल 5 के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, तो गवर्नमेंट को सपना आएगा क्या? नहीं। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल्स के माथे छोड़ रखी है कि आप इनसे सर्टिफिकेट लो, ये अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो हम प्राइमा फेसिया मान लेंगे कि आपने शेड्यूल 5 के टर्म्स एंड कंडीशन का क्या किया है, कंप्लायंस। तो आप सर्टिफिकेट MR 1 के साथ अटैच करके किसको भेज देना? आरओसी को। अब सब सेक्शन 4 खत्म हुआ है, समझ में आ गया? मत बोलो, बैठे रहो। सब सेक्शन 5 अब ये बोलता है कि हमें जनरल मीटिंग के बाद, बोर्ड मीटिंग के बाद किसकी अप्रूवल लेनी थी? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी थी। अब अगर जनरल मीटिंग में हमने किसकी अप्रूवल लेने के लिए जनरल मीटिंग कॉल करी? शेयर होल्डर की। अब हो सकता है शेयर होल्डर अप्रूवल दें, हो सकता है शेयर होल्डर अप्रूवल देने से मना कर दें। जैसे हमारी बोर्ड मीटिंग हुई 10 नवंबर को, हमारी बोर्ड मीटिंग हमने की 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, उस बोर्ड मीटिंग में हमने इनका अपॉइंटमेंट कर दिया। अब अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में तो ये था कि बोर्ड मीटिंग के इमीडिएटली बाद में जो भी जनरल मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल लेंगे। मान लो 20 दिसंबर को हमारी जनरल मीटिंग है, तो ऑब्वियसली 10 नवंबर के बाद जनरल मीटिंग कब हो रही है? 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हम शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए इस प्रपोजल को रख देंगे। हम इतना ही कर सकते हैं कि उस प्रपोजल को शेयर होल्डर के सामने रखें कि आप क्या दे दो? कंसेंट। अब शेयर होल्डर पॉसिबल है या तो यस कह देगा या हो सकता है नो कह दे। जरूरी थोड़ी है शेयर होल्डर हाँ कह दे, क्योंकि हर मैटर पर अगर शेयर होल्डर हाँ कह देगा या आप एज्यूम करके रख रहे हो तो फिर उसकी अप्रूवल लेने की जरूरत ही क्या है? तो ठीक है, अगर उसने हाँ कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया अपॉइंटमेंट। और अगर अपॉइंटमेंट हो गया आप बढ़ जाओ आगे। लेकिन अगर उसने मना कर दिया 20 दिसंबर को, अगर उसने मना कर दिया, जैसे शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हमने 10 नवंबर को किया था, 10 नवंबर से इन्होंने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करना चालू कर दिया, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट 10 नवंबर को हो गया। अब इसके बाद 20 दिसंबर को हमने जनरल मीटिंग की, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया, तो ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 20 दिसंबर को शेयर होल्डर ने अप्रूवल देने से मना कर दी, उन्होंने मना कर दिया नहीं करना अप्रूव, तो 20 दिसंबर को शर्मा जी पोस्ट क्या कर देंगे? वेकेंट कर देंगे, खाली कर देंगे। उनका अपॉइंटमेंट उस डेट से खत्म मान लिया जाएगा। ये सबसेक्शन 5 में लिखा है। अब क्या 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक तो वो एमडी के रूप में काम किया उन्होंने। मैंने बोला उनका अपॉइंटमेंट किस डेट पर डिसअप्रूव हुआ? 20 दिसंबर बोल रहा हूं मैं, तो उनका अपॉइंटमेंट 20 दिसंबर को डिसअप्रूव हुआ है। 20 दिसंबर से वो पोस्ट खाली करेंगे। ऑब्वियसली 10 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक तो वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे थे। उनका अपॉइंटमेंट वॉइड हुआ है, कौन सी डेट से? 20 दिसंबर से हुआ है। तो बस 20 दिसंबर के बाद अब वो एमडी के रूप में काम नहीं करेंगे। लेकिन 10 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में उन्होंने जो भी काम किए हैं वो सब वैलिड कहलाएंगे। यही सब सेक्शन 5 के अंदर कहा है। क्या कहा है? बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट के बाद हम शेयर होल्डर के पास गए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के लिए। अगर शेयर होल्डर ने हां कर दी तो वो कंटिन्यू करेगा, बट अगर शेयर होल्डर ने हां नहीं की तो जिस डेट पर जनरल मीटिंग थी उस डेट पर वो पोस्ट वेकेंट कर देगा। बट तब तक उसने जो भी काम किए हैं वो सारे काम कैसे कहलाएंगे? वैलिड कहलाएंगे। ये सबसेक्शन 5 में कहा है। 20 दिसंबर को उसका अपॉइंटमेंट वॉइड हो गया। 21 दिसंबर को अगर वो कोई भी काम करता है वो वैलिड नहीं है। बट 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक, क्योंकि वो कंपनी का एमडी था, बोर्ड ने उसका अपॉइंटमेंट किया था,
शेयर होल्डर ने मना अभी तक नहीं किया था, तो 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो काम उसने किए हैं वो वैलिड हैं। 20 को उसका अपॉइंटमेंट वॉइड हो गया है। 20 को उसका अपॉइंटमेंट वॉइड होने के बाद भी अगर वो 21 को काम करता है तो 21 को उसका किया गया काम वैलिड नहीं है। इसका मतलब समझो, 21 को वो कोई भी काम करेगा वो वैलिड नहीं है, और अगर वो वैलिड नहीं है कंपनी उससे बाउंड नहीं मानी जाएगी। लेकिन 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक वो मैनेजिंग डायरेक्टर था। इस बीच में जो उसने काम किए हैं वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर किए हैं। कंपनी उन एक्शन से, उन डिसीजन से बाउंड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? तब तक तो उसका अपॉइंटमेंट वैलिड ही था। ये सबसेक्शन 5 बोलता है। सबसेक्शन 4 जो है, जो हमने ये पढ़ा, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जितने प्रोविजंस मैंने बताए हैं ये कोई भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आप देखोगे उसके बाद में एग्जम्पशंस में लिखा होगा, ना ये प्राइवेट कंपनी पे लगेंगे, ना ये आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, है ना। 197 तो नहीं लग रहा है प्राइवेट पर, शेड्यूल 5 भी प्राइवेट पर नहीं लग रहा है, 196 सब सेक्शन 4 भी प्राइवेट पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब 196 सब सेक्शन 1, 2, 3 वो लगता है प्राइवेट पे भी लगता है और पब्लिक पर भी लगता है, बट केवल सब सेक्शन 4 प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हमें दिया है शेड्यूल 5। मैंने आपको बोला शेड्यूल 5 के 4 पार्ट पढ़े हमने। पार्ट फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन का था, पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड विथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। यहां आप देखोगे सेकंड लाइन में ही लिखा होगा क्या, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज मैनेजरियल पर्सन। मिला सबको? तो ये चीज जो हम बोल रहे हैं कि इन तीनों को कॉमनली क्या बना जाता है, मैनेजरियल पर्सन। शेड्यूल 5 केवल इन 3 के ऊपर लगता है। शेड्यूल 5 सीएस पर, सीईओ पर, सीएफओ पर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर नहीं लगता है। केवल इन 2 तरह के डायरेक्टर पे लगेगा, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर, एंड दूसरा लगेगा मैनेजर। इन 3 के अलावा किसी के ऊपर शेड्यूल 5 एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड शेड्यूल 5 का कंप्लायंस केवल पब्लिक कंपनी को करना है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। अब 5 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन दी है शेड्यूल 5 में, जिसमें से 4th नंबर वाली ओमिट की जा चुकी है, हटाई जा चुकी है। 5 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन दी है शेड्यूल 5 के पार्ट फर्स्ट में। उसमें से एक हटा चुके हैं, दुनिया से ही हट गई है, वो 4 बची है हमारे लिए, है ना। पहला ये बोला है, जिस भी पर्सन को हम मैनेजरियल पर्सन बनाना चाहते हैं, जिस भी पर्सन को हम मैनेजरियल पर्सन बनाना चाहते हैं, तो हमें 19 लॉ के नाम दिए हैं। हमें 19 लॉ के नाम दिए, ऐसे लिखते हैं 19। हमें 19 लॉ के आता है मेरे को, है ना। हमें 19 लॉ के नाम दिए हैं। ये लास्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट, 19 लॉ के नाम दिए हैं। मिला? क्या नाम है 19 वाले का?
हाँ, क्या होता है फ्यूजिटिव? मतलब वो व्यक्ति जो भाग रहा है, सामने नहीं आ रहा है, भगोड़ा, जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, जिन्होंने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किए हैं, ऐसे व्यक्तियों को रेगुलेट करने के पर्पज से ये एक्ट बनाया। 2018 का एक्ट है, सबसे नया एक्ट यही है। बैठ जाओ, ये जो 19 तरह के एक्ट हैं, इन एक्ट में से किसी भी एक्ट में उन्हें इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी ड्यूरेशन का, या फाइन नहीं होना चाहिए एक्सीडिंग 1000 नहीं, एक्सीडिंग 1000। ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमें क्या बोला है कि बोले जो शेड्यूल 5 का पार्ट 1 है ना, उसका जो क्लॉज ए है ना, पहला पॉइंट है ना, उसमें 19 तरह के एक्ट के नाम दिए हैं। इन 19 एक्ट में से किसी भी एक्ट में, इस 19 एक्ट में से किसी भी एक्ट में उसे किसी भी ड्यूरेशन का एक दिन का भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन का इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए। ना ही उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा हो, फाइन लगा हो। 1000 से ज्यादा का फाइन भी नहीं लगना चाहिए। ये पहली कंडीशन है शेड्यूल 5 के पार्ट 1 की। अब ये 19 एक्ट जो हैं, ये हमें प्रैक्टिकल पर्पस से याद होना चाहिए कि कौन कौन से एक्ट ये हैं। मैक्सिमम एक्ट इसमें से आप पढ़ोगे या पढ़ने वाले हो, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि आप नहीं पढ़ोगे कभी भी। जैसे पहला एक्ट दिया है इंडियन स्टाम्प एक्ट, ये पढ़ चुके हैं। फिर सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, ये पढ़ोगे आप। फिर IDR है, पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है। फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ये है ही नहीं हमें। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप पढ़ चुके हो। कंपनीज एक्ट कभी भी नहीं पढ़ोगे। फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये आप पढ़ रहे हो। वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट, ये पढ़ रहे हो आप। कस्टम एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, फेमा, सिक्का फाइनल में पढ़ोगे, सेकेंडरी स्टील कंपनीज एक्ट। फिर सेबी, ये पढ़ रहे हो आप सेकंड ग्रुप के अंदर। फिर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये पढ़ना है आपको, EBCL में है आपको। फिर मनी लॉन्ड्रिंग आप पढ़ चुके हो। IBC SBC में दिया है, वहां पढ़ोगे आप। GST आप पढ़ रहे हो। एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये आपको अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये जितने भी 19 तरह के लॉ दिए हैं, इनमें से किसी भी लॉ में ना तो इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, फाइन 1000 से ज्यादा का। जैसे क्वेश्चन आता है कि हम शर्मा जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि शर्मा जी को कंपनीज एक्ट में 2 महीने की सजा हुई थी, क्या उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है? अब अगर हम उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं तो शेड्यूल 5 के पार्ट 1 का क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लाई। तो हम बना सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी हमें बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। कौन से फॉर्म में? MR2 में। कितने दिन में? 90 दिन में अपॉइंटमेंट से अप्लाई करो, नोटिस पब्लिश करवाने के बाद। जैसे हमें क्वेश्चन आता है कि वर्मा जी हैं, उन्हें फैक्ट्रीज एक्ट में 1 दिन की सजा हुई थी, क्या उन्हें मैनेजर बनाया जा सकता है? बोले बना सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट का नाम दिया ही नहीं है यहां पर। हमें तो केवल इन 19 एक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिकल पर्पस से इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां कौन से एक्ट दिए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट का नाम नहीं दिया, लेबर लॉ वाले कोई से भी एक्ट का नाम नहीं दिया है। जैसे हमें क्वेश्चन आता है कि चोपड़ा जी को कंपटीशन एक्ट में 1000 रुपए का फाइन लगा था, क्या हम उन्हें MD बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि फाइन 1000 से ज्यादा का होना चाहिए।
1000 तक का फाइन है तो अगला डिस्क्वालिफाइड नहीं कहलाएगा। वो डिस्क्वालिफाइड तभी कहलाएगा जब फाइन 1000 से ज्यादा का हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरह से इनके ऊपर बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 19। हम शेड्यूल 5 का पार्ट फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। ये हमने पहली डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी, अब हम दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो हमें एक एक्ट का नाम दिया है, पूरा नाम आपको लिखना है, ब्रीफ आप कर लोगे, इस तरह से कोफेपोसा बन जाएगा। तो ये कोफेपोसा ध्यान रखोगे तो इसको बड़ा कर सकते हो। सी फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। इस एक्ट में वो डिटेन नहीं किया गया हो। इस एक्ट में वो क्या नहीं होना चाहिए? डिटेन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रिजनमेंट एंड डिटेंशन? इम्प्रिजनमेंट मतलब कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद उसे क्या दी गई हो? सजा। डिटेंशन मतलब उस पर डाउट था, पुलिस वाले उठाकर ले आए, वो डिटेंशन हो जाता है। तो वो अच्छा, नाम से ही क्लियर है ये एक्ट स्मगलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो अगर वो स्मगलिंग वाली एक्टिविटी में डाउटफुल पर्सन था, भले उसे सजा नहीं हुई थी, सजा होना मतलब इम्प्रिजनमेंट, भले ही उसे सजा नहीं हुई थी, बट अगर उसे डिटेन भी कर लिया है, उसे नजरबंद भी किया है, उसकी निगरानी भी की जा रही है, वो डाउटफुल पर्सन भी है, पुलिस वाला उसे उठा भी लाया था, तो भी आप उसे क्या नहीं कर सकते हो? एमडी मैनेजरल पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते हो। करना है तो एक काम करो, बोल ही रहे हैं हम, किसकी अप्रूवल ले लो? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लो। MR2 फाइल कर दो 90 डेज में। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली गई है, कोफेपोसा वाले पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली गई है, तो बाद में कोई भी कंपनी फिर उसे अपॉइंट करती है तो वापस से गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हम कर चुके हैं, 21 से कम का नहीं होना चाहिए, 70 या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं 196 सबसेक्शन 3 में, बोले कम से कम 21 का हो, मतलब 21 उसने कंप्लीट कर ली हो और 70 कंप्लीट नहीं किए हो, 70 या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 21 कंप्लीट कर लिए हो, 70 कंप्लीट नहीं किए हो। फिर हमने पढ़ लिया क्या कि 21 से कम वाले को तो हम अपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं, करना है तो किसकी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट 70 या उससे ज्यादा वाले को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम किसकी अप्रूवल ले सकते हैं? शेयर होल्डर की अप्रूवल ले सकते हैं। अगर हम यहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमने यही बोला है, शेड्यूल 5 कंप्लाई नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, बट यहां क्लियर कर दिया है उन्होंने कि अगर 70 या उससे ज्यादा वाले को आप अपॉइंट कर रहे हो और अगर आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल ले ली तो आपको वापस से किसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट जो था वो हटा लिया गया है, डी वाला पॉइंट जो है वो हटा दिया गया है। लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं, बोले वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये हमारी लास्ट कंडीशन है कि वो व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब बोले रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है? पूछा नहीं तुमसे मैंने। तो बोले रेसिडेंट इन इंडिया मतलब बोले जिस डेट पर उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिस डेट पर हम उस पर्सन का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसके पहले के 12 महीने में कंटिन्यूसली वो इंडिया में रहा हो।
यहां इनकम टैक्स वाली डेफिनेशन नहीं दी है। यहां 149 में जो डायरेक्टर्स का पड़ा था कि वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो डेफिनेशन भी नहीं दी है। इनकी रेसिडेंट इन इंडिया की अपनी अलग डेफिनेशन है जो यहीं लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। इनने बोल दिया है इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हम एक पर्सन को रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कब मानेंगे? तो बोले जिस डेट पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके पहले के 12 महीने में कंटिन्यूसली वो इंडिया में रहा हो। पूरे 12 महीने वो कहां रहा हो? इंडिया में। एंड वो इंडिया आया था एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। वो इंडिया में आया था, काहे के लिए आया था? एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिया के अंदर आया था, या वही बिजनेस प्रोफेशन करने के पर्पस से वो इंडिया के अंदर आया था। तब शेड्यूल 5 के पर्पस से वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेफिनेशन रेसिडेंट इन इंडिया की केवल यहां लगेगी। इवन कंपनीज एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि एक डायरेक्टर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वहां 182 डेज था, वो वही लिखना है। बट यहां रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन अलग है। ये क्या बोलता है? बोले जिस डेट पर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, उसके पहले के 12 महीने है ना, उस 12 महीने में कंटिन्यूसली वो कहां रहा हो? इंडिया में। और इंडिया आया काहे के लिए था? तो बोले एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था या बिजनेस प्रोफेशन के लिए। कहां आया था वो? इंडिया। तब वो व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो इन 19 एक्ट में ना तो कभी 1 दिन का भी इंप्रिजनमेंट हुआ हो, ना ही 1000 से ज्यादा का फाइन। दूसरे के हिसाब से कोफे पोसा में उसे डिटेन नहीं किया हो। तीसरे के हिसाब से वो 21 का होना चाहिए, 70 या उससे ज्यादा का नहीं। बट 70 से ज्यादा वाले को अपॉइंट कर रहे हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंड 4th हटाया जा चुका है। ये 5th पॉइंट है कि भाई वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एंड रेसिडेंट इन इंडिया के लिए इनका ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, शेड्यूल 5th पार्ट 2। तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल 5 4 पार्ट में है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में केवल डिस्क्वालिफिकेशंस दी थी, और अगर वो डिस्क्वालिफाइड है पर्सन पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली, तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। पार्ट 2 रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। पार्ट 2 जो है वो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है मतलब हम मैनेजरियल पर्सन को मैक्सिमम कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, हम उसे कितनी सैलरी दे दें, कितना अलाउंसेस दे दें, कितना परक्विजिट्स दे दें। अब होता क्या है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, इन्हीं के पास मेजॉरिटी के शेयर्स होते हैं। अब अगर केवल शेयर होल्डर की अप्रूवल से रेम्यूनरेशन लेना है तो शेयर होल्डिंग भी इन्हीं के पास है, ये तो कितना ही पैसा ले लेंगे। प्राइवेट कंपनी में हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर भी वही है, शेयर होल्डर भी वही है। इसलिए तो प्राइवेट कंपनी पर ना 197 लगता है, ना ही शेड्यूल 5 लगता है। दोनों ही प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगते हैं। क्यों? 197 भी रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, शेड्यूल 5 भी मेनली रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। एंड प्राइवेट कंपनी में कंपनी भी मेरी, डायरेक्टर भी मैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैं, पैसा भी मेरा, मैं ले लूंगा मुझे जितना रेम्यूनरेशन लेना है। बट जो पब्लिक कंपनी होती है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बट अदरवाइज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता तो है। तो वहां मनमाने तरीके से आप कितना ही पैसा ले लो रेम्यूनरेशन के रूप में, तो वो तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा यार। इसलिए फिर रिस्ट्रिक्शंस दी हैं कि आप रेम्यूनरेशन पे करते समय शेड्यूल 5 कंप्लाई करोगे।
इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन केवल पब्लिक कंपनी पर लगती है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। वैसे भी अपॉइंटमेंट एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर का अपॉइंटमेंट केवल पब्लिक कंपनी में ही कंपलसरी है, प्राइवेट में तो है ही नहीं। बट अगर वो वॉलेंटरी अपॉइंट करना चाहती है तो कर ले, मना नहीं कर रहे। जितना रेम्यूनरेशन देना है दे दे, हम मना नहीं कर रहे। मना हम केवल कौन सी कंपनी में कर रहे हैं? पब्लिक। मना भी नहीं कर रहे हैं, हमने तो एक हायर साइड की लिमिट बता दी है कि इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन आप मत देना। अब पार्ट फर्स्ट सेकंड का जो सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड है, हम पहले उनकी बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में भी फर्दर सेक्शंस दिए हैं। पार्ट फर्स्ट का जो सेक्शन फर्स्ट है वो ये बोलता है कि कंपनी, अच्छा रेम्यूनरेशन समझते ना, रेम्यूनरेशन मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न, कि भाई मैनेजरियल पर्सन हमें सर्विसेज दे रहा है, अब वो हमें सर्विसेज दे रहा है तो बदले में हम उसे पैसा दें, सैलरी दें, अलाउंसेस दें, परक्विजिट्स दें, कमीशन दें। क्या वो हमारे यहां फोकट में काम कर रहा है? नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्ट में ऐसी जबरदस्ती तो है नहीं कि सामने वाले को आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, फ्री में दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उसे रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो रेम्यूनरेशन प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर होना चाहिए। एंड सेक्शन फर्स्ट तब लगता है जब रेम्यूनरेशन पे करने के लिए कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है। सेक्शन सेकंड तब लगता है जब कंपनी को लॉस हुए हैं या प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट कैसा है? इनएडिक्वेट है। मेन समझने की चीजें यही हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, नई ढंग से समझोगे नहीं आएगा समझ में। वो घर पे समझ में आ जाए तुमको ये चीज तो तुमने फालतू में ही कोचिंग क्लास में पैसे बर्बाद किए, तुम बहुत समझदार हो, जरूरत नहीं थी तुमको। तो ये जो सेक्शन फर्स्ट है वो ये बोलता है आप कितना रेम्यूनरेशन दोगे, तो बोले सेक्शन फर्स्ट तब लगता है जब रेम्यूनरेशन देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट हो, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट ये बोलता है कि आप जो रेम्यूनरेशन दोगे वो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दोगे। ये तो मैंने इनडायरेक्ट बताया। डायरेक्ट इसमें क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन विल बी पेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 197। 197 अभी जस्ट हम पढ़ते हैं। 197 में यही बोला है कि रेम्यूनरेशन जो दिया जाएगा वो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट रहेगा। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट तक का आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अभी जो रेम्यूनरेशन देना है वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि सेक्शन फर्स्ट तब लगता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो रेम्यूनरेशन पे करने के लिए। तो शेड्यूल 5 पार्ट सेकंड सेक्शन फर्स्ट तब एप्लीकेबल होता है जब कंपनी इज हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट टू पे रेम्यूनरेशन टू इट्स मैनेजरियल पर्सन। एंड उसमें केवल एक लाइन मार के पार्ट सेक्शन फर्स्ट को खत्म कर दिया है, बोल दिया है क्या? सेक्शन 197 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आप क्या पे करोगे? रेम्यूनरेशन पे करोगे। ऑब्वियसली अब हमें 197 पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब ये सेक्शन फर्स्ट समझ में आएगा। हम केवल एग्जाम में इतना लिख के नहीं छोड़ सकते कि 197 के हिसाब से 197 हमें आना चाहिए। 197 जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका दूसरा एंगल देखें। अगर कंपनी के पास लॉस है तो एक काम करें, रेम्यूनरेशन देने के बजाय इस बार ले लें, क्योंकि प्रॉफिट था तब दिया था, तो लॉस है तब लेना है नहीं, फालतू की बात है, तो वो तो रेम्यूनरेशन लेगा ही। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ है या प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट इनएडिक्वेट, जैसे हमने डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ा था,
कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट है बट इनएडिक्वेट, तो हमने रिजर्व में से डिविडेंड बंटवा दिया था। तो ऐसी ही सिचुएशन अब हम यहां देख रहे हैं कि भाई सेक्शन फर्स्ट तो बोलता था नेट प्रॉफिट का 11% तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं मुझे तो नेट लॉस है या मेरे पास प्रॉफिट ही इतना नहीं है कि मैं इन्हें क्या बांट सकूं, रेम्यूनरेशन, तो फिर सेक्शन सेकंड के हिसाब से रेम्यूनरेशन बांटा जाता है। ये दो चीज माइंड में रखेंगे अपन, और उसके बाद हम सेक्शन 197 स्टार्ट करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई? चले।